कहानी की शुरुआत होती है 1989 में, जब शोएब इलियासी जामिया के मास कॉम में एडमिशन लेता है और वहाँ पे पढ़ाई शुरू करता है। और उसी मास कॉम से पढ़ाई कर रही थी अंजू इलियासी, मतलब तब वो अंजू हुआ करती थी। दोनों की मुलाकात जामिया में होती है, मास कॉम कॉलेज में। फिर धीरे धीरे दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे प्यार होता है, दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोनों की ही फैमिली वाले जो हैं वो इस शादी के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि एक तो रिलीजन का भी मैटर था। और शोएब इलियासी के जो फादर हैं वो जमील इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, मतलब जो इमाम जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, जो इमामत करते हैं। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसका नाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन। कस्तूरबा गांधी मार्ग पे इसका दफ्तर है, वहाँ पे एक मस्जिद है और वहीं इस ऑर्गेनाइजेशन का भी दफ्तर है। तो इनके फादर खुद इमाम शोएब इलियासी के। और फिर अंजू के साथ इश्क होता है, फिर दोनों शादी करना चाहते हैं। अंजू इलियासी की, अंजू के भी जो फैमिली है वो भी इस रिश्ते से नाखुश थे। तो इसी दौरान चूंकि दोनों ने तय कर रखा था, तो कोर्स जब पूरा हो जाता है 1993 में, अंजू जो है वो इंग्लैंड चली जाती है, लंदन। लंदन में उसका एक भाई प्रशांत वो रहा करता था, वहाँ पे वो काम करता है। तो पीछे से फिर शोएब इलियासी भी लंदन पहुँचते हैं और दोनों लंदन में 1993 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लंदन में शादी कर लेते हैं। और इसके बाद वो 94 तक वहीं रहते हैं दोनों। लंदन में रहने के दौरान ही वहाँ के चैनल पे, टीवी चैनल पे, अंजू और शोएब इलियासी एक शो देखते हैं जिसका नाम था क्राइम स्टॉपर्स। क्राइम स्टॉपर्स वो लंदन के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की कहानी थी। तो ये कंसेप्ट वहाँ से आया, क्राइम स्टॉपर शो जो था उसके ज़रिए। तो उसके बाद फिर 94 में दोनों इंडिया लौटते हैं। इंडिया लौटने के बाद इस शो पे भी काम करना था, लेकिन लौटने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर अंजू जो है वो थोड़ा सा, इनके रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। उसकी वजह ये थी कि अंजू शोएब के घर वालों और उनकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी, चूँकि कल्चर और बाकी चीज़ों में बहुत फ़र्क था, और इन चीज़ों को लेकर फिर लड़ाई झगड़ा होता है। 6 महीने बाद ही अंजू वापस अपने भाई के पास लंदन लौट जाती, और शोएब यहीं। फिर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में रिश्ते इतने ख़राब थे कि अंजू ने लगभग डिवोर्स लेने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर शोएब लंदन जाता है और अंजू को मनाता है, और फिर वो कहता है कि यहाँ हम लोग अलग रहेंगे, और किसी तरह मनाकर वो वापस लेकर आता है। वापस लाने के बाद कुछ दिन तक फिर ठीक रहता है, लेकिन फिर झगड़ा होता है। उसके बाद फिर झगड़े के बाद अंजू एक बार और कनाडा चली जाती है। कनाडा में अंजू की जो बहन है बड़ी, रश्मि, वो वहाँ पे टीचर का जॉब करती थी और कनाडा में ही बेस्ड। तो वहाँ जाती है। फिर थोड़े दिन के बाद शोएब कनाडा जाता है, फिर मान मनव्वल होता है, मनाकर अंजू को वापस ले आता है। वापस लाने के बाद ये लोग मयूर विहार फेस 1 में एक आईएफएस अपार्टमेंट है, वहाँ एक फ़्लैट ख़रीदते हैं। और कहते हैं कि ये फ़्लैट ख़रीदने के लिए रश्मि ने, जो कनाडा में रहती है, उसने भी पैसे दिए थे, और उस फ्लैट में दोनों रहने लगते हैं। इसी दौरान में इन दोनों की एक बेटी पैदा होती है, आलिया, 97-98 में। और जब ये यहाँ पे फिर आते हैं तो 97 के बाद 97 एंड तक आलिया पैदा होती है। और इसी दौरान में जो क्राइम स्टॉपर का आइडिया था वो उस पर काम शुरू होता है और पायलट एपिसोड बनाया जाता है। पायलट एपिसोड लेके तमाम चैनल, उस वक्त चैनल बहुत कम हुआ करते थे इंडिया में, न्यूज़ चैनल भी बहुत कम थे। 98 में आज तक भी वो आधे घंटे का आता था दूरदर्शन पर, फुल फ्लैश 24 घंटे का चैनल नहीं था। सिर्फ एक एनडीटीवी और एक जी टीवी था, और एक और बीआई टीवी करके हुआ करता था, तो और दूरदर्शन। तो पायलट एपिसोड लेकर ये जाते हैं, फिर जी टीवी में पायलट एपिसोड पास हो जाता है। लेकिन ख़ास बात ये थी कि जो पहला एपिसोड था, पायलट एपिसोड जो बनाया गया था, उसकी होस्ट शोएब इलियासी नहीं था, बल्कि अंजू इलियासी थी, और अंजू को ही एंकरिंग करनी थी। लेकिन फिर जब ये प्रोजेक्ट पास होता है, उसके बाद एंकर बदल जाता है, और अचानक उसकी कहानी नहीं मालूम कि अचानक अंजू जिसको इसका होस्ट करना था, फिर वो का, इसके बारे में कई लोग कहते हैं कि चूँकि क्राइम का शो था तो इसलिए एक फ़ीमेल करे उतना असर नहीं पड़ता, मेल चाहिए था, तो शोएब ने फिर कहा कि मैं करूँगा। और उसके बाद खैर ये 1998 में पहली बार इंडियाज़ मोस्ट वांटेड जी टीवी पे आया, और आते ही अच्छा करने लगा, टीआरपी भी इसकी बहुत अच्छी आई, नया कंसेप्ट था। इधर शो हिट हो रहा था, शोएब पॉपुलर होते जा रहे थे, लेकिन घर पे रिश्ते जो है वो ख़राब होते जा रहे थे। और उसकी एक वजह यह भी है कि एक शोएब इलियासी के बारे में यह था कि एक बहुत ख़ास दोस्त था, और शोएब इलियासी हमेशा ये कहते हैं कि वो मेरा फ़ैन था। लेकिन फ़ैन दोस्त जो भी, वो उसका घर आना जाना था, और उन दोनों के बीच में बहुत करीबी रिश्ते थे। और इन दोनों के इस रिश्ते से भी अंजू नाखुश रहा करती थी। वो चाहती थी कि शोएब नरेंद्र का साथ छोड़ दे,
दोनों ना मिलें। लेकिन नरेंद्र के साथ शोएब इलियासी के बारे में कहा जाता है, और ये पुलिस जांच में भी आई थी, उस नरेंद्र नाम के इंसान को बुलाकर पूछताछ भी की थी मयूर विहार पुलिस ने। तो इन दोनों के रिश्ते को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा खटपट घर में हुआ करती थी। इस दौरान में ये शो चलता रहा और हिट होता रहा है, और घर के जो हालात हैं मियाँ बीवी के, वो रिश्ते टूटते रहे। फिर इसी दौरान में 10 जनवरी सन 2000 की तारीख आती है। 10 जनवरी सन 2000 की रात को शोएब अपने घर पहुंचता है, यहीं मयूर विहार के IFS अपार्टमेंट में, और वहाँ फिर उस शाम, यह रात लगभग हो गई थी क्योंकि 9 से ज़्यादा का वक्त था, इन दोनों में झगड़ा होता है। और उस झगड़े की जड़ में उस दिन भी नरेंद्र था। तो झगड़े के बाद, चूंकि उस वक्त जो इनकी बेटी थी आलिया 2-2.5 साल की उम्र की हो चुकी थी, तो झगड़े के बाद शोएब इलियासी का जो पूरा बयान है वो ये है कि झगड़े के बाद वो अपनी बेटी के साथ रूम में चला जाता है, दूसरे रूम में, और जो अंजू है वो अकेली ही रहती है। थोड़ी देर के बाद वो अचानक बाहर निकलता है तो देखता है कि अंजू ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पड़ी हुई है, और एक जो नाइफ़ है, इम्पोर्टेड नाइफ़ था एक, उसको इम्पोर्टेड बूचर नाइफ़ कहते हैं, बूचर नाइफ़, वो आमतौर पे जो कसाई यूज़ करते हैं, उतना भी बड़ा नहीं लेकिन उससे थोड़ा छोटा, वो कहीं बाहर से लेकर आए थे, तो वो पड़ा हुआ था। तो इसके बाद शोएब नीचे भाग के जाता है, और नीचे 2 पुलिस वाले थे। वो शोएब इलियासी ने जब ये शो किया था तो उसका ये था कि उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि मुझे बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे हैं क्रिमिनल्स के, तो उससे जान का खतरा है। तो फिर दिल्ली पुलिस ने 2 पुलिस ऑफ दिया था प्रोटेक्शन के लिए। तो दोनों पुलिस वाले नीचे खड़े हुए थे। शोएब जाकर बताता है कि अंजू ने खुद को चाकू मार लिया है, तुम फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाओ। तो उसके बाद एम्बुलेंस में लेके पहले मयूर विहार के एक नर्सिंग होम में लेकर जाते हैं पास में, तो वहाँ पे ज़ख्म गहरा था। डॉक्टर और नर्सिंग होम के स्टाफ कहते हैं कि आप इनको अस्पताल ले जाइए। तो फिर एम्बुलेंस में वापस डालकर एम्स ले जाया जाता है, और ये बात है रात करीब 11:15 से 11:20 की। एम्स ले जाने के बाद वहाँ जब पहुँचते हैं तब एम्स में डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं कि ये ब्रॉड डेड है, डेथ हो चुकी है। अब उसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश करती है, जो अंजू की माँ, वो सारे लोग वहाँ पहुँच चुके होते हैं। तब जब ये हादसा हुआ तो अंजू की जो माँ थी और शोएब इलियासी के सास, नेक्स्ट डे शोएब जो है अपनी सास के ही घर पे रहता है, और लगातार वो 2-3 दिन तक वहीं रहता है, और उनकी सास का कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा बयान नहीं आता कि इसमें कुछ गड़बड़ है क्या नहीं है। इसके बारे में भी कहते हैं कि वो जानबूझ के इसीलिए सास के पास गया था ताकि वो उनकी हमदर्दी और बाकी चीज़ें जो है वो जीत सके। खैर ये चलता रहता है, और उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है, और इस पूरे मामले में जो शोएब ने कहानी सुनाई थी, दिल्ली पुलिस उसी पे अपना काम करती है, उसी पे पूरी जांच हो रही है, और पुलिस पहले ही दिन से मान के चल रही है कि ये सुसाइड ही है। अच्छा, ये पूरे शो के दौरान ये करते हुए, इस दौरान में शोएब इलियासी के अलग अलग स्टेट की पुलिस के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हो गए थे। आमतौर पर जब एक क्राइम रिपोर्टिंग होती है, जैसे मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो हम लोगों का पुलिस से मिलना जुलना, बात करना एक रूटीन काम होता है, क्योंकि हम बेसिकली क्राइम रिपोर्टिंग ही करते हैं, तो बिना पुलिस के मिले जुले या उनसे बात किए हुए ये अधूरा है, नहीं हो सकता। तो जब आप इसमें होते हैं तो आप तमाम लोगों को जानने लगते हैं, वो भी आपको जानते हैं। और शोएब इलियासी चूँकि एक टीवी का फेस हो चुके थे तब तक, तो पॉपुलर भी, तो तमाम लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि इस केस में शुरुआत में दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों ने बहुत मदद की थी, ये ऐसा इल्ज़ाम है। खैर, तो पहला ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके बाद सब, और दिल्ली पुलिस ये मान के चलती है कि हाँ सुसाइड है, और उसी हिसाब से वो केस को लगभग क्लोज करने जा रही थी। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद इस केस में एक अचानक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट आता है 10 जनवरी की बात है, और 1 महीना 5 दिन के बाद 15 फरवरी सन 2000 को रश्मि कनाडा से, जो अंजू की बड़ी बहन, वो इंडिया लौटती है और दिल्ली आती है, अपनी माँ से मिलती है, सारी कहानी सुनती है, और उसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और कहती है कि अंजू ने सुसाइड नहीं किया बल्कि ये मर्डर है। और साथ में वो फिर एक डायरी देती है बतौर सबूत, और वो डायरी मीडिया को भी दी गई थी, हम लोगों को भी मिली थी, और उसमें वो बताती है कि ये अंजू की डायरी है जो वो लिखा करती थी। और उसने ये भी बताया कि 10 जनवरी को जिस रात अंजू की मौत हुई है, आखिरी कॉल, आखिरी जो बातचीत अंजू ने की थी वो रश्मि से ही की थी, कनाडा फ़ोन पे। तो उसने बताया कि तब भी वो शिकायत कर रही थी, वो रो रही थी, और शोएब उसको बहुत तंग करता था, पैसे के लिए उसको दहेज मांगता था, मारता पीटता था, और उसका बर्ताव अब चेंज हो गया था। वो जैसे जैसे मशहूर होता गया, जैसे जैसे उसके शो हिट होते गए,
तो उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया था और अंजू के लेके उसका रवैया भी बिल्कुल बदल गया था, वो उससे फिर पैसे वैसे भी मांगने लगा था। तो ये सारी शिकायतें और सारी चीज़ें रश्मि ने मीडिया के सामने आकर की, फिर पुलिस में जाकर दी। तो रश्मि के इस सबूत को देने के बाद और डॉरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद फिर रश्मि की माँ भी खुलकर बोली और उन्होंने भी कहा कि हाँ, अंजू जो है वो खुश नहीं थी और पिछले 7 साल की इनकी शादीशुदा ज़िंदगी कभी अच्छी रही नहीं। 93 में शादी की थी, 2000 में डेथ हो गई। तो 7 साल में कभी वो खुश नहीं रही और शोएब हमेशा तंग करता था और इसीलिए वो एक बार लंदन गई, एक बार कनाडा गई, लेकिन वो फिर समझा बुझा कर और उसको बहला कर ले आता था कि अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो होता वही था सब कुछ। तो रश्मि की शिकायत के बाद और इस डायरी और तमाम प्रूफ को देने के बाद प्रेशर मीडिया का भी आया। फिर दिल्ली पुलिस ने सेक्शन बदले और इसमें 498A लगाया, दहेज के लिए प्रताड़ित करना और ख़ुदकुशी के लिए मजबूर करना। तो ये दोनों सेक्शन लगाया और इसको लगाने के बाद 304B भी इसमें था। चूँकि ये नॉन अवेलेबल था तो इसलिए फिर पुलिस ने ये सेक्शन लगाया और 3 महीने के बाद, मतलब जनवरी में डेथ हुई थी और मार्च में शोएब इलियासी को पहली बार गिरफ्तार कर लिया जाता है 28 मार्च 2000। चूँकि जब सारे सेक्शन लगे और जब रश्मि कंप्लेनेंट के तौर पे सामने आई तो 28 मार्च को पुलिस दहेज के लिए तंग करने और ख़ुदकुशी के लिए उकसाने और ख़ुदकुशी के लिए ज़िम्मेदार मानते हुए शोएब इलियासी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। शोएब इलियासी करीब 2.5 महीने तक जेल में रहता, तिहाड़ जेल में, और फिर मार्च में 28 मार्च को अरेस्ट हुआ था, 2 जून को वो रिहा हो जाता है ज़मानत पर। ज़मानत दे देती है कोर्ट उसको। कोर्ट पे ज़मानत के बाद वो बाहर आता है। उसके बाद अब केस चल रहा होता है। पुलिस ने ये सारे सेक्शन लगाए। अब लड़ाई जो रश्मि की और उनकी फैमिली की थी वो ये लड़ाई थी कि ये आप सिर्फ इस पर ख़ुदकुशी के लिए उकसाने का मामला या दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला नहीं, बल्कि 302 भी लगाएं क्योंकि ये मर्डर है। अब उस मर्डर की थ्योरी को साबित करने के लिए उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। अच्छा, अंजू की 2-2 बार पोस्टमार्टम हुई थी शुरुआत में ही, ताकि कोई कन्फ्यूज़न न रहे, और 3 अलग अलग डॉक्टरों के पैनल ने जो है वो अपनी रिपोर्ट दी थी। तो जो 3 डॉक्टरों के पैनल ने रिपोर्ट दी थी उसमें उनमें से 2 ने ये कहा था कि ये सुसाइड है, जबकि एक डॉक्टर ने ये कहा था कि ये कत्ल भी हो सकता है। ये कहकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट को छोड़ दी। तो इससे एक शक और सवाल पैदा हो गया। जो 2 डॉक्टर थे जिन्होंने कहा था कि ये सुसाइड है, उसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया था उसकी वजह वो ये थी कि जो जिस चाकू से अंजू ने खुद को मारा था उसके 2 वार थे पेट पे किए गए थे दोनों वार, और एक जो उसमें था वो 4 सेंटीमीटर गहरा था और दूसरा 2.5 सेंटीमीटर। चाकू के वार पेट पे लगे थे और एक 4 सेंटीमीटर गहरा और दूसरा 2.5 सेंटीमीटर। तो जिन डॉक्टरों ने जो 2 लोगों की ओपिनियन दी थी वो ये थी कि ये जो जब चाकू मारा गया तो ये दोनों वार ऊपर से नीचे की तरफ थे पेट में। जब आप सपोज अगर हम ऐसे करता है, अगर कोई आदमी खुदकुशी कर रहा है तो अगर वो चाकू से कर रहा है तो वो ऐसे पकड़ेगा, तो हमेशा जब मारेगा तो यूँ मारेगा, उसका हाथ नीचे की तरफ जाएगा, चाहे वो बॉडी के किसी भी हिस्से पे मार रहा हो, वो यूँ करके नहीं मारेगा। सामने वाला अगर चाकू मार रहा है तो फिर वो उसका जो होगा वो जनरली ज़्यादातर कुछ ना कुछ कट के निशान ऊपर की तरफ होंगे। अंजू इलियासी के पेट पे जो जख्म थे चाकू के, वो दोनों कट के निशान नीचे की तरफ थे, ऊपर से। तो ये चूँकि जो ऑटोप्सी करते हैं और ये सारे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उस निशान को देखते हुए कहा कि ये सेल्फ मारा गया था खुद से, इसीलिए चाकू ऊपर से नीचे की तरफ कट निशाना है। तो ये उन्होंने कहा। लेकिन तीसरे डॉक्टर ने जिन्होंने कहा कि नहीं ये सुसाइड नहीं कत्ल भी हो सकता है, उनकी थोड़ी दूसरी थी। उन्होंने ये कहा कि एक सुसाइड करने वाला इंसान अपने ऊपर एक से ज़्यादा बार वार नहीं कर सकता है। उसकी वजह यह है कि गुस्से में बहुत बार लोग सुसाइड करते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। तो अगर गुस्से में आप चाकू से जब खुदकुशी करते हैं तो चाकू से अपने आप को मारना बहुत तकलीफदेह होता है। पॉइजन से, हैंगिंग में, ये सारी चीज़ें ये कि एक बार अगर आप लटक रहे हैं तो फिर आपके पास भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपने पैर के नीचे से चीज़ें हटा दी, आप बचना भी चाहें उस वक्त तकलीफ होती है। जब छटपटाते हैं तो कई बार ये होता है कि बचना चाहते हैं लेकिन ऑप्शन नहीं होता। पॉइजन आपने खा लिया, अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो जो तीसरे डॉक्टर ने जो शक और सवाल खड़ा किया वो ये कि एक खुदकुशी करने वाला इंसान अपने शरीर पे एक साथ 2 वार नहीं कर सकता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही उसने पहला वार किया तो उसको तकलीफ़ होगी, और जैसी तकलीफ़ होगी तो उसका ध्यान डाइवर्ट होगा और वो फिर मरने की नहीं सोचेगा, क्योंकि गुस्से में आदमी की सोच और ध्यान उस लेवल तक चला जाता है कि उसको फिर और कुछ सुझाई, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो
इसलिए वो खुदकुशी कर लेता। लेकिन अगर खुदकुशी करने वाले इंसान को कहते हैं कि सेकंड के 100वें हिस्से का भी जो पल है उसमें आप उसका ध्यान भटका दीजिए तो शायद वो खुदकुशी ना करे, और ये फैक्ट है। तो ये था कि अगर पहला, जब अंजू इलियासी ने अगर खुद ही वार किया, तो पहला वार करने के बाद चूंकि एक तो ब्लड, तकलीफ, चाकू अंदर, उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि फिर चाकू निकाल कर दूसरा वार भी खुद करें। तो ये थ्योरी थी उसमें, नंबर एक। नंबर दो, उसमें यह था कि ये इसके अलावा जो कि उस जो चाकू जिससे ये मौत हुई थी, उस चाकू के जो फिंगरप्रिंट्स आए थे, उस फिंगरप्रिंट्स में ना तो अंजू की उंगलियों के निशान थे, ना शोएब इलियासी के निशान थे। घर में एक तीसरी बच्ची, वो 2.5 साल की बच्ची थी, आलिया, दोनों की बेटी। तो उस चाकू पे फिंगरप्रिंट्स जो निकला, उसमें कुछ फिंगरप्रिंट्स आए, लेकिन वो इन दोनों के थे ही नहीं। अब सवाल ये भी था कि अगर ये सुसाइड है और अंजू ने खुद अपने आप को मारा है, तो फिर उंगलियों पे उसके निशान क्यों नहीं है? उस निशान का क्या हुआ? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। और जितने भी सस्पेक्ट थे, जैसे मैंने उस नरेंद्र नाम लिया आपको, बाकी उनमें से किसी का भी नहीं था। तो एक ये सवाल था। दूसरा ये था कि शोएब इलियासी के बयान के हिसाब से अंजू ने अपने आप को जो चाकू मारा था वो ड्राइंग रूम में मारा था। लेकिन जो दिल्ली पुलिस गई और वहाँ पे फॉरेंसिक की टीम पहुँची और उन्होंने जब वहाँ पे तलाशी ली और सारे सैंपल उठाए, तो बाथरूम और बेडरूम यहाँ पे भी ब्लड के निशान मिले थे, खून के। और शोएब इलियासी के मुताबिक जब वो आया था और ड्राइंग रूम में उसने देखा अंजू गिरी हुई है और अंजू लगभग मूर्छित सी थी, बेहोश थी। तो अब सवाल ये है कि अंजू अगर चाकू मारी और वहीं गिर गई और उसके बाद फिर नीचे से बकौल शोएब पुलिस वालों को बुलाया और एम्बुलेंस में वहीं से उठा कर ले गए, तो ना कोई बेडरूम में गया ना कोई बाथरूम में गया, पर वहाँ दोनों खून, उन दोनों जगहों पे खून के निशान कैसे आए? इस सवाल का जवाब भी आज तक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने इसको उलझा के रख दिया। और इसी को लेकर जो अंजू की बहन और ये तमाम लोग, इन्होंने कोर्ट में लगातार कहा कि ये सिर्फ सुसाइड का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है, तो 302 लगना चाहिए। लेकिन लोअर कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुई और लोअर कोर्ट ने 302 के बजाय खुदकुशी और दहेज का यही मामला चलाते रहे। इधर शोएब ज़मानत पर बाहर, इस दौरान में धीरे धीरे वक्त बीतता है। शोएब इलियासी अब इस ZTV से जो शो था उनका, इधर जाने के बाद अब वो इंडियाज़ मोस्ट वांटेड ZTV की, चूँकि उस पर कॉपीराइट थी तो वो शो तो चल रहा था, होस्ट बदल गए थे। तब मनोज रंगवंशी, एक आपको याद होगा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसकी एंकरिंग की फिर कई एपिसोड में। तो शोएब अपने इसी कंसेप्ट को एक दूसरे नाम से, फ्यूजिटिव मोस्ट वांटेड के नाम से, दूरदर्शन पे फिर एक पायलट प्रोजेक्ट देते हैं, दूरदर्शन पे पास भी हो जाता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दिन ये शोएब इलियासी गिरफ्तार होता है पहली बार, 28 मार्च 2000 को, 30 मार्च को दूरदर्शन पे उसका पहला एपिसोड आता है, चूँकि वो रिकॉर्डेड था और पहले से शेड्यूल था। तो धीरे धीरे फिर वक्त बीतता है और शोएब इलियासी, एक श्री प्रकाश शुक्ला जो यूपी का कुख्यात गैंगस्टर जो इनकाउंटर में मारा गया, उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाने की बात आती है और वो फिल्म का जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सारा खुद शोएब इलियासी थे। बाकायदा इसकी लॉन्चिंग होती है, प्री इसकी शूटिंग की जो मुहूर्त निकाला जाता है। और उस वक्त एक कंट्रोवर्सी ये उठी थी कि जो इसकी स्क्रिप्ट थी इस फिल्म की, वो एक दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर लिख रहे थे। तो ये था कि एक ऐसा शख्स जो अभी, जिसके ऊपर अपनी बीवी की मौत की इसका उकसाने के लिए इल्ज़ाम है, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, जो 2.5 महीने जेल में रह कर आया और अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं, ऐसे मुलजिम के लिए, मुलजिम इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, और मुजरिम वो होता है जिसका जुर्म साबित हो जाए, तो ऐसे मुलजिम के लिए एक सर्विंग पुलिस अफसर दिल्ली के, वो भी सीनियर पुलिस अफसर, उसका साथ काम करना, उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना, ये ठीक नहीं है, इससे केस पे भी असर पड़ सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो वो ये लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, इस पर हम लोगों ने भी बहुत सारी रिपोर्ट बनाई थी और इसीलिए उस वक्त शोएब इलियासी मुझसे भी बहुत नाराज़ थे, 2-3 शो कर दिया था। खैर, तो ये धीरे धीरे चलता रहता और इधर फैमिली लगातार ये लड़ रही थी कि ये 302 हो। आलिया की कस्टडी को भी लेकर लड़ाई चल रही थी। शोएब चाहता था कि आलिया को अपने पास रखे, फैमिली चाहती थी कि उनके पास रहे। इसको लेकर शोएब इलियासी कोर्ट में भी गया, तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि रश्मि अपने साथ इसको कनाडा नहीं ले जा सकती, ठीक है, वो फैसला बाद में आएगा किसके साथ रहेगा, लेकिन वो तब तक दिल्ली में रहेगी। तो अपनी नानी के पास थी। बाद में खैर फिर वो शोएब इलियासी के साथ आ गई। आज जब ये फैसला आया बरी होने का, तो आलिया का बयान भी आया, स्टेटमेंट भी आया, बाइट चल रही थी टीवी पे कि वो बहुत खुश है और वो हमेशा अपने फादर के ही सपोर्ट में है। मैंने जब उसको देखा था तब 2.5 साल की थी, अब लगभग 18 साल हो गए, 20 साल की हो गई। तो इस दौरान में वक्त बीता रहता है, उनकी लीगल लड़ाई चलती रहती है।
302 की लड़ाई को लेकर रश्मि फिर लास्ट में 2013 में हाई कोर्ट पहुंच जाती है और कहती है कि ये जो लोअर कोर्ट मुकदमा चला रहे हैं इसमें 302 लगना चाहिए, हमारे पास एविडेंस है, ये तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एक डॉक्टर का बयान है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोर्ट 2014 में अचानक एक फैसला सुनाती है और कोर्ट कहती है कि कोर्ट में जो अदालत कहती है कि इसमें 302 लगाया जाए। लोअर कोर्ट को बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जो 498 है या 304 भी लगाएं, उसके साथ साथ 302 भी लगाएं, मतलब अंजू की कत्ल का मुकदमा शोएब इलियासी पे चलाएं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद लोअर कोर्ट इस सेक्शन को भी जोड़ती है और उसके बाद 2017 में 20 दिसंबर 2017 में लोअर कोर्ट दिल्ली की कड़कड़ूमा अदालत फैसला सुनाती है और शोएब इलियासी को अंजू इलियासी की मौत का जिम्मेदार मानती है, अंजू इलियासी का कातिल मानती है और 302 के तहत कन्विक्ट करते हुए उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। ये 20 दिसंबर 2017 की बात है, अभी अक्टूबर है, ये तो 9 महीने पुरानी। तो शोएब इलियासी को सीधे उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। उसके बाद शोएब इलियासी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। हालांकि बीच में अप्रैल में वो को पेरोल पे बाहर भी आया कुछ दिन के लिए और फिर और वक्त मांगा था, लेकिन मई में फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, चूँकि रश्मि और बाकी लोगों ने आपत्ति की थी, तो मई में वापस फिर जेल भेज दिया गया। उसके बाद अब ये फैसला आता है आज 5 अक्टूबर को, और वो हाई कोर्ट जिसने लोअर कोर्ट को ये कहा था कि आप 302 के तहत भी अब मुकदमा चलाइए इस पर, क्योंकि एविडेंस हैं ऐसे कि ये कत्ल हो सकता है, तो उस हाई कोर्ट के आदेश पे लोअर कोर्ट ने मुकदमा 302 में दर्ज करा कर उस पर कार्रवाई की, ट्रायल हुआ और फिर उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो जिस हाई कोर्ट ने 302 नीचे की अदालत को कहा था लगाइए, उसी हाई कोर्ट में जब ये मामला आया, इस फैसले के खिलाफ जब शोएब ने चैलेंज किया, तो वही हाई कोर्ट आज शोएब इलियासी को ये कहते हुए बरी कर देती है कि शोएब इलियासी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि अंजू इलियासी का कत्ल किया है, और इसीलिए सबूत के अभाव में शोएब इलियासी को बरी कर दिया जाता है। तो अब शोएब इलियासी बरी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कानूनी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। अब अंजू के जो बहन हैं रश्मि और बाकी लोग, उन्होंने कहा भी है इसको वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन का वक्त है, आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट में आना है। अगर ये जाते हैं तो, अगर ये चैलेंज नहीं करते हैं या दिल्ली पुलिस चैलेंज नहीं करती है, क्योंकि केस दिल्ली पुलिस का है तो फिर ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, मुझे लगता है कि ये अभी चैलेंज होगा ऊपरी अदालत में और उसके बाद फिर वहाँ से फैसला आएगा। तो ये पूरी कहानी अंजू की और शोएब इलियासी